Hello, my dear students. I am Karamjeet Singh. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet Institute. आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे जो YouTube के ऊपर क्लासेस आती हैं उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आई हैं, जैसा कि आपको पता है शॉर्ट्स वीडियोस के ऊपर अब मैं काम कर रहा हूँ, तो शॉर्ट वीडियोस भी आती एक दो वीडियो आपके पास हर रोज़ आती है या कई बार एक दो दिन छूट भी जाते हैं। तो चलिए अब हम आज एक लेक्चर कर लेते हैं जो कि टॉपिक का नाम है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में लर्न कर लेते हैं। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आएंगे आपके पास धीरे धीरे, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके लिए ये इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए ये जो टॉपिक है आज का, अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की जो हम आज करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस के पार्ट में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। गलती क्या होती है? या तो जिन स्टूडेंट ने ग्रामर किया हुआ है, कहीं से भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रामर प्रॉपरली समझ जाता है तो उनके लिए ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है अटैम्प्ट करना, और बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर लेते हैं बच्चे। और उसके बहुत बारीकियां हैं जो आज मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। ये बहुत ही आपको आने वाले एग्ज़ाम में एरर की फॉर्म में या सिंपल सेंटेंस के उसमें एरर ढूंढने की फॉर्म में आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा फंडा समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कॉमन एरर्स। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस कॉमन एरर की बात कर लेते हैं। तो कॉमन एरर में क्या होता है? कॉमन एरर में क्या होता है, एक लाइन होती है इस तरह से, लिखा होता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। राइट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, या कुछ एग्जाम्स में तो 4 तक ही आता है, ए बी सी डी। तो उस सेंटेंस के बीच में किस पार्ट में गलती है इज कॉल्ड कॉमन एरर। ओके, हालांकि एरर तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस पार्ट के बीच में, मतलब जिस पार्ट की बात कर रहे हैं उसकी एरर ढूंढनी होती है। ये सारी डिपेंड करती है आपकी बेसिक ग्रामर के ऊपर। ओके, जिन स्टूडेंट ने ग्रामर की क्लास लगाई है, अगर नहीं लगाई है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज चीज़ें लर्न कर सकते हैं। इतना ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जितना मैंने करवा रखा है। हर चैप्टर में मैंने 3-3 लेक्चर, 2-2 लेक्चर, जितना सफिशेंट है हो सकता है उतना मैंने करवा रखा है। तो चाहे वो पेपर स्टेट लेवल का हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल का कोई भी पेपर हो, या वैसे ही जनरली कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो वो प्लेलिस्ट से जाके कर सकता है। तो कॉमन एरर में सेंटेंसेस के पार्ट में आपको गलती ढूंढनी होती है, बात एक ही है। लेकिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं। सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है, उसमें से ए, बी, सी और डी या ई, इस तरह से 5 ऑप्शन दी जाती हैं। उसमें से पूरे सेंटेंस को पढ़ के, इसमें हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस पार्ट में क्या गलती है। तो उस सेंटेंस को पूरा पढ़ना होता है, फिर उसके बाद देखना होता है कि कहाँ पर कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो सेंटेंस के हिसाब से आती है। ऑलराइट, और ऐसे ही कॉमन एरर में क्या होता है, पार्ट्स में हम कर लेते हैं। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ढूंढना होता है। तो यही चीज़ का ध्यान रखना है। हम आज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कॉमन एरर के सेशन भी आपके पास आएंगे, और आपके पास यूँ कह लो कि मैं शॉर्ट्स के लिए भी काम करूँगा, इंग्लिश के लिए स्पेशली, और ये दोनों हम पैरेलली लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है आपके पास इस तरह के लेक्चर्स नहीं आए हैं, और अब हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि आपके पास एक दो लेक्चर डेली हम डालें। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन 1 to 10 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इज बोल्ड। मैंने बोल्ड नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया, बट मैंने डायरेक्शन में ऐसा लिखा है। बिलो आर गिवन alternatives to the bold part 1, 2, 3, 4 may be improve the sentence. Choose the correct alternative, and in case no improvement is needed, your answer is 4. अगर सेंटेंस में कोई आंसर, अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कोई आंसर मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप आंसर 4 करिए। वैसे आपको आंसर ढूंढना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। He had hardly gone
व्हेन हिज फ्रेंड केम। अब देखिए व्हेन वाला केस है, आपको पता है ना व्हेन वाला केस कहाँ पर लगता है, मतलब व्हेन वाला अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, वो टेंस का आपको मैंने टाइम एंड टेंस में ये चीज़ें समझा रखी हैं। टाइम एंड टेंस में एक सीक्वेंस होता है जो कि कंफ्यूजिंग पेयर होता है जो इसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि ये है, लेकिन यहाँ पर एक इन्वर्जन भी है। हम जब कभी भी हार्डली जैसे वर्ड को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है और उसका जो एक सीक्वेंस हो जाता है। सपोज़ करिए हम हार्डली लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, हैड, फिर उसके बाद ही। तो इस तरह का एक सीक्वेंस रहता है। ये एक इन्वर्जन होता है जो कि मैंने अपने लेक्चर में ये चीज़ बड़े आराम से समझाई हुई है कि इन्वर्जन होता क्या है। इसको समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जब मैंने आंसर लिख ही दिया तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 3, हार्डली हैड ही गॉन। ऑलराइट, तो इस तरह से, हालांकि ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ज़रूर है, लेकिन ये इन्वर्जन भी कहलाता है। ये इन्वर्जन क्यों कहलाता है, ये आपको एडवर्ब के चैप्टर में समझ में आएगा। आप बेहतर रहेगा कि आप उस चैप्टर में जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नीदर टेड नॉर जॉन आर गोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम है? कोई भी दम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आपने समझा है, मेरा पहला चैप्टर आपने अगर थॉरली उसको पढ़ा है, तो ये आप पढ़ के ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पहले आप पॉज करिए, जिन लोगों ने नहीं किया है या जिन लोगों को आता है, इसको आप ऐसे करिए 1 से लेकर 10 तक आप अपने चेक कर लीजिए कि आपके आंसर कौन कौन से हैं और मैं जो आंसर बताऊंगा उनमें से आपके कितने मार्क्स होते हैं। अगर आपके 10 में से 9 हैं तो मच बेटर है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। और अच्छे क्वेश्चन क्या मतलब, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जस्ट कि मैंने शुरुआत की है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देने हैं। राइट, तो अब नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी पर्सन ने नहीं पढ़ा है या किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख लीजिए। नीदर नॉर, अब जब नीदर नॉर लगता है तो आपको पता ही कि इसके पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जॉन। यस, तो यहाँ पर पास वाला सब्जेक्ट क्या है, जॉन। तो जॉन इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर की जगह पर नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो अब देखिए आर कहाँ पर आता है, एंड लगा हो, दो चीज़ें हों तो हम आर लगाते हैं, और अगर और लगा हो, दो नाउन या प्रोनाउन के साथ हो, तो फिर हम सिंगुलर डिनोट करते हैं, क्योंकि या वाला ऑप्शन है, या तो राम या फिर श्याम। हिंदी में बोल के देख लीजिए चाहे आप, या फिर राम या फिर श्याम, राम और श्याम। जब हम एंड की बात करते हैं तो हिंदी में क्या होता है, और इंग्लिश वाला और हिंदी में क्या होता है, या। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि जॉन क्या है, सिंगुलर है। हैव तो वैसे नहीं आ सकता, वर्क की हम वर्क भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम सपोज करिए कि इज ना आता, वर आता, तो यहाँ पर एंड होना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और नीदर नहीं होना था। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल करना है। ऑलराइट, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्कड। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए एक ग्रामर का रूल है, इंस्टेड ऑफ जब भी आता है, जब कभी भी हम इंस्टेड ऑफ यूज करते हैं, उसके बाद हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं। अब देखिए, अब अगर आपको ये पता है इंस्टेड ऑफ के बाद हम, क्योंकि ऑफ के बाद आपको पता है, मैंने आपको प्रेपोजिशन में ये चीज़ करवाई है कि V1 प्लस ing आता है, तो इंस्टेड ऑफ इज अ काइंड ऑफ वी कैन से फ्रेजल वर्ब। ऑलराइट, तो यहाँ पर V1 प्लस ing आता है, तो यहाँ पर फिर आपका आंसर क्या होगा, 1। हैविंग वर्क भी नहीं आएगा, बीइंग वर्क भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। तो इंस्टेड के बाद हमें V1 प्लस ing करना है। आई होप आप पॉज करिए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिए, आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू हायर्स इन द लेबोरेटरी शुड एंटिसिपेट एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसमें अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देखिए यहीं से कुछ गड़बड़ है। न्यू हायर्स इन द लेबोरेटरी शुड एंटिसिपेट एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। अब एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर यहीं पे ही गलती है। अब जब एंड नहीं आना चाहिए तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। आपके वो ये बोल रहा है कि न्यू हायर्स इन द लेबोरेटरी शुड एंटिसिपेट एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटी। जो नए हायर्स हैं उनको
लेबोरेटरी में एंटीसिपेट करना चाहिए, उनको मिलेगी अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ उनको वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ जब वर्ड आ रहा है तो और की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए एंड वाले तो दो ऑप्शन गलत हो गए, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो एज सिंपल एज दैट आपका एज वेल एज द करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आप कुछ क्वेश्चन को देख के ही पहचान जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं, सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें एक ऐसी छोटी सी बात छिपी होती है जिसको आप देख के ही बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ मोर बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन। अब देखिए देन कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका देन लगता है आपका कंपैरेटिव में, और अदर वन पता ही है आपको लगता है वहीं पे, और मोर बेटर अब डबल कंपैरेटिव है तो डबल कंपैरेटिव इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, या तो आप मोर लगाइए या फिर बेटर लगाइए। तो मोर बेटर, मोर गुड तो नहीं आ सकता, गुड सिंगुलर नहीं आ सकता क्योंकि गुड के साथ दैन का आना गलत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज एब्सेंट, शी मस्ट बी सिक अगेन। तो शी मस्ट बी एब्सेंट एंड शी मस्ट बी सिक अगेन। अब इसमें क्या लगता है आपको, क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि शी इज एब्सेंट, एंड तो आ नहीं सकता क्योंकि पर्सन नहीं है, वो तो सेम ही पर्सन है, और भी नहीं आ सकता कि ऑप्शनल की कोई बात ही नहीं कही गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। शी मस्ट बी सिक अगेन, हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो हैज़ बिन तो नहीं होगा, शी इज सिक ये भी नहीं हो सकता, ये शी मस्ट हैव बिन सिक ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकी हैज ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट, शी विल मीट अस एट द चेक इन काउंटर। अब देखिए यहां पर दो पर्सन की दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, एक तो जैकी है जो ऑलरेडी जा चुका है एयरपोर्ट में, और दूसरी जो पर्सन है शी है, पता नहीं कौन है, नाम इसमें मेंशन नहीं है, तो अब वो क्या है, चेक इन काउंटर पे होगी, तो इसका मतलब दो पर्सन की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर होगा एक ऑप्शन एंड। अब एंड होगा तो यहाँ ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये देख लेते हैं। तो जैकी हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट, ये तो देखिए जैकी तो ऑलरेडी गया है, और जैकी विल मीट अस ये तो कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर हम क्योंकि सेंटेंस में तो शी विल है, तो हम जैकी को फिर से, अब एक तरफ से जैकी एयरपोर्ट चला गया तो उसको वो कहाँ से मिलने आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गॉन टू द एयरपोर्ट एंड शी विल मीट अस, सिर्फ ऐड क्या करना था, एंड ही करना था। बड़े से बड़ा सेंटेंस आ जाए आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ज़्यादातर स्टेट लेवल के पेपर, एसएससी के पेपर में प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन मुझे 50-50 वाला लगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। वो जो बेसिक मैंने पीछे वाले क्वेश्चन कराए हैं, ये आपको सिर्फ एक आपका यूँ समझो कि आपका जो बेसिक जो टर्म थी, जो बेसिक चीज़ें थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए था, है ना, जो आपने ग्रामर में पढ़ रखा है। चलिए 8th क्वेश्चन, द प्लेस एट विच द टू रोड्स मीट यू विल फाइंड अ स्मॉल लॉग कैबिन। तो यहां पर देखिए द प्लेस एट विच, अब विच क्या होता है, किसी चीज के लिए होता है, लेकिन देखिए जो विच होता है किसी चीज के लिए होता है। अब कोई जो रोड है जहां पर वो मीटिंग पॉइंट है, वो चीज थोड़ी ना है, वो तो एक जगह है, समझिए इस बात को। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक छोटा सा सेशन ज़रूर बनाऊँगा WH फैमिली वाला, कि WH फैमिली को हमें कैसे मतलब यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में। अब विच तो चीज़ों के लिए होता है, तो रोड तो कोई चीज़ नहीं होगी ना, क्रॉसिंग कोई चीज़ थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना कि कोई चीज़ हम उठा के दूसरी जगह उस रोड को लगा दें। इज़ इट पॉसिबल? एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब हम यहाँ पर विच जो है, विच हम नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह पर हम वेयर करेंगे। तो जहाँ कहीं पे भी वेयर है वही आपका आंसर है, तो वेयर तो यहाँ पर अब 3 जगह पे है, तो कैसे ढूंढना है, देखिए एट द प्लेस वेयर द टू रोड्स मीट, एट द प्लेस। अब एट द प्लेस हम कैसे कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस में तो ऑलरेडी बता ही रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर, द भी नहीं आएगा क्योंकि द के तो हमने अभी बात की है, तो नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस नहीं है, तो ये वाला ही आंसर होगा, वेयर द टू रोड्स मीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द रोड्स क्या हो गए, दो रोड क्या हो गए, दो जो रोड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल, और प्लूरल के बाद हमारी वर्ब क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और चलिए मुझे बताइए कमेंट में मीट की वर्ब क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द विविड फोटोज ऑफ मैजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क इज अ ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। द विविड फोटोज, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये जो विविड फोटोज हैं ये प्लूरल हैं, अब वहीं उसी हिसाब से हमारा आंसर होगा। ऑफ मैजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स, अब ये देखिए एनिमल्स भी हैं, फोटोज की बात कर रहे हैं, किन की, एनिमल्स की, कलरफुल बर्ड्स की, तो है तो प्लूरल ना। फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क, यहीं पे ही आपकी गलती है, ये वाली। अब देखिए मैंने ये कंसेप्ट बड़े ही प्यार से और बड़े ही तरीके से ये समझा रखा है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही कुछ आंसर आपके छिपे होते हैं। जब भी आप सेंटेंस के पहले 3 से 4 अक्षर आप पढ़ते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अगर यहाँ पर देखिए, मैं इसको रब करता हूँ एक बार, अगर यहाँ पर लिखा होता द विविड फोटो, अगर यहाँ पर लिखा होता द विविड फोटो, फिर यहाँ पर इज तो है ही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में ही आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो इसका आंसर होना था 4। लेकिन अब यहाँ पर 4 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आर, क्योंकि यहाँ पर फोटोज क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर। ऑलराइट, यही आपका आंसर है। तो देखिए जहाँ पर भी आंसर आपका है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर इसका आंसर ये रहा, आर ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन। ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी आंसर आपका ये वाला ठीक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, although I was initially apprehensive, I found the eating of snails to be a rather pleasant experience. Although I was initially apprehensive, I found the eating of snails to be rather pleasant. चलिए आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था छोटा सा सेशन आप सबके लिए, और इस तरह के और भी वीडियोस आपके पंजाब गवर्नमेंट के लिए स्पेशली मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको ऐसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून। और हाँ, एक चीज़ और भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए, घंटे वाला निशान जो है। और अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर आ जाते हैं। और शेयर करिए गाइस प्लीज़, बहुत कम लोग शेयर करते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं। 98% पीपल ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, सिर्फ 2% लोग ही हैं जो मेरे साथ सब्सक्राइब हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।